स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे JVNCIB मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर मैनेजमेंट इसके प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन को कंपाइलेशन आपके सामने लाए हैं। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। चलिए तो दोस्तों हमारे पास लगभग 400 क्वेश्चन का सेट है। तो फ्रेंड्स 400 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास जो कि पिछले 4 साल के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम अलॉट क्रेडिट है एक साल में एक स्मॉल सेविंग अकाउंट में वो कितना है, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 1 लाख रुपया। तो जो मैक्सिमम क्रेडिट है एक साल में जो अलॉट किया जाता है स्मॉल सेविंग अकाउंट में वह है दोस्तों 1 लाख रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन जो है बताया जा रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो किस मेथड के द्वारा होता है ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डबल डिक्लाइनिंग मेथड, तीसरा है रिटर्न डाउन मेथड, चौथा है सम ऑफ डिजिट मेथड। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन किस मेथड के द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है आपसे पहला और सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों सही जवाब है इसका डबल डिक्लाइनिंग मेथड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि सेल्स रिटर्न जो है 50,000 पोस्ट किया गया 48,200 और परचेज रिटर्न जो है 46,000 पोस्ट किया गया 47,800। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपने सेल्स रिटर्न क्या किया 50,000 को पोस्ट कर दिया 48,200, मतलब दोस्तों 800 जो है डाउन पोस्ट कर दिया, 800 कम पोस्ट कर दिया। और परचेज रिटर्न 46,000 का था उसको आपने 47,800 मतलब आपने 1800 ज़्यादा पोस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 28 से ज़्यादा पोस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए इधर 1800 का है और उधर जो है उधर भी 1800 का है। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 3600 से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों यदि आप इस तरह के ये जो PDF है ये आप चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये 400 क्वेश्चन का PDF सेट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं। आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा तो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि वो पर्सन कौन होता है जिसका नाम होता है विल में और वो इमीडिएटली डिराइव करता है डेथ होने ट्रेजरी टेस्टेटर के डेथ होने के बाद। और पर्पस है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और डिसीज्ड। तो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जज या नन ऑफ दिस। सही जवाब है दोस्तों इसका एग्जीक्यूटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं होता है। बिल ऑफ लैंडिंग, रेलवे रिसिप्ट, एयरवे बिल, वेयर हाउस कीपर रिसिप्ट, वार फिंगर रिसिप्ट। दोस्तों सही जवाब है इसका एयरवे बिल। एयरवे बिल जो है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बॉन्ड जिसको ट्रेड किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड के द्वारा बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है उसे क्या कहते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। मतलब जिस बॉन्ड का ट्रेडिंग हो रहा है दोस्तों बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसे कहा जाता है हाई यील्ड बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है बॉन्ड ड्यूरेशन का। तो बॉन्ड ड्यूरेशन का प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। ड्यूरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू कूपन रेट, ड्यूरेशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद मैच्योरिटी, ड्यूरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। सही जवाब है दोस्तों तीनों सही है। ठीक है कि ड्यूरेशन जो है कूपन रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ड्यूरेशन जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है टाइम टू मैच्योरिटी से, ड्यूरेशन इन्वर्सली रिलेटेड होता है यील्ड टू मैच्योरिटी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहता है इसका डिनोमिनेटर क्या होता है। बिगनर इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, बिगनर इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री और लास्ट है बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। फ्रेंड्स इफ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF, so if you want this MCQs PDF, kindly join my Telegram channel. Description is provided the link is provided in the description section. I will provide you this particular PDF which consists of 400 questions from previous year free of cost. So you have to join that channel and you will see the PDF in the Telegram channel. Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गोल्ड लोन के बारे में करेक्ट है इंडिविजुअल को जो गोल्ड लोन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कि बैंक जो है लोन ग्रांट नहीं कर सकती अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड या बुलियन। बैंक लोन ग्रांट कर सकती है अगेंस्ट स्पेशली मिंटेड गोल्ड पॉइंट। लोन दिया जाता है दोस्तों गोल्ड कंटेंट ऑफ ऑर्नामेंट के बेसिस पे और लेबर चार्ज के बेसिस पे। गोल्ड लोन के लिए KYC नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया जाएगा। एज सिक्योरिटी फॉर गोल्ड इज अवेलेबल टू द बैंक। ऑप्शन है 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 और लास्ट है 1, 2, 3 and 4। सही जवाब है दोस्तों 1 and 2। यानी बैंक लोन ग्रांट नहीं कर सकती प्राइमरी गोल्ड या बिलियन के अगेंस्ट। बैंक लोन ग्रांट कर सकती है स्पेसिफिकली मिंटेड गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू है 5,000 रुपया, इसका कूपन रेट है 10.75%, इसे सेमी एनुअली पे किया जाएगा, इसका मैच्योरिटी पीरियड है 4 साल का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्वायर्ड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट जो बॉन्ड पे है वो है दोस्तों आपका रिटर्न बॉन्ड पे है 8%। तो आज बॉन्ड का वैल्यू कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ बताइए सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट पहले बताइए कितना होगा। तो 5,000 है पार वैल्यू और आपका 10.75% बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि ये तो कूपन रेट एनुअल है ना। तो 10.75 को 2 से डिवाइड कर लीजिए और 5,000 से गुना कर लीजिए, तो आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा 268.75। ठीक है। अब दोस्तों प्रिंसिपल रिपेमेंट कब है? 4 साल के अंत में है। वो कितना है? 5,000 का है। 5,000 देना ही पड़ेगा ना। तो बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये जो 268.75 है इसका प्रेजेंट वैल्यू इंट्री आप क्या कीजिए, PVIFA निकाल लीजिए 8% पे, और 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और 8 पीरियड के लिए। और दोस्तों 5,000 जो है इसका भी PVIF निकाल लीजिए 4% पे और 8 पीरियड के लिए। तो आपको मिल जाएगा 5,462 5,462.91। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक पर्सन, देखिए सब सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है मैं आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपको इस तरह का वीडियोस PDF MCQ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि यूरो को रेमिट करना चाह रहा है और कोई कोटेशन नहीं है बैंक के साथ यूरो का। तो बैंक जो रेट वर्कआउट की रुपी वर्सेज डॉलर रेट और डॉलर वर्सेज यूरो रेट, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन कर रहा है दोस्तों बिड रेट कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि ऑफर रेट, तीसरा ऑप्शन कर रहा है क्रॉस रेट, चौथा ऑप्शन कर रहा है फ्लोटिंग रेट। तो इसे क्रॉस रेट कहा जाता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि LTV रेशियो जो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो है होम लोन का, 30 लाख तक का लोन आप होम लोन ले रहे हैं तो इसका LTV रेशियो क्या है? 75%, 80%, 90%, 100%। बताइए क्या है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका 90%। तो यदि आप होम लोन ले रहे हैं 30 लाख तक का तो इसका जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो है हमारा 90%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट है दोस्तों 90 ये हो LTV का, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक स्मॉल सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम मंथली विड्रॉल लिमिट कितना है सेट किया गया है? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया। बताइए स्मॉल सेविंग अकाउंट में मंथली विड्रॉल लिमिट कितना है दोस्तों? मैक्सिमम मंथली विड्रॉल लिमिट है स्मॉल सेविंग अकाउंट का 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होता है जो कि इरेगुलर पीरियड में होता है ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, एन्युटी। तो बताइए सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद ये देखा गया कि जो गुड्स है 10,000 का उसे अशोक और सन को बेचा, पोस्ट किया गया 1,000 रुपया में अपने उसके अकाउंट में। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? तो ये रेक्टिफिकेशन इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लीजिए अशोक और सन से 9,000 रुपया का, अशोक और सन को डेबिट कर लीजिए सेल्स का 9,000 का, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹10,000, अशोक एंड सन्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹9,000। दोस्तों रेक्टिफिकेशन को मैंने सिंपल भाषा में अपने लेक्चर में समझाया है। इफ़ यू वांट दोस टाइप ऑफ लेक्चर काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों जहाँ तक इस सवाल की बात है तो सही जवाब है दोस्तों कि अशोक सन क्या करेगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लेगा 9,000 रुपये से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पॉपुलेशन का किसी सिटी का पॉपुलेशन आपको बताना है और करंट ईयर 24 नहीं आज के साल आज के समय में 24 लाख है करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी और 7% बढ़ रहा है हर एक साल। तो 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। A = P 1 + R होल टू द पावर T। P की जगह 24 लाख लिख दीजिए, R की जगह 0.07 लिख दीजिए और T की जगह 6 लिख दीजिए। तो आपको मिल जाएगा 36,01,753 36,01,750। चार आप देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल पहले क्या पॉपुलेशन था। तो इसके लिए आपको मान लीजिए कि 4 साल पहले पॉपुलेशन निकालने के लिए मान लीजिए P पॉपुलेशन था तो P 1 + R होल टू द पावर T = 24 लाख। यहाँ से आप P निकालेंगे तो आपको मिलेगा 18,30,943। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या है उन सभी ईयर में। तो दोस्तों सिंपल है, आपने एक में निकाला 36,01,073 और एक में निकाला आपने 18,30,943। सेपरेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आप सेपरेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कमीशन जो आपको मिलता है एडवांस में वो कौन से नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट है वो मतलब कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट? दोस्तों कमीशन जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्सन को आप अपॉइंट करते हैं कोर्ट के द्वारा ताकि वो मैनेज कर सके डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को जो कि इसका डेथ हो गया है बिना किसी बिल को लीव किए? तो ऑप्शन है दोस्तों ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर या नन ऑफ दिस। तो कोर्ट के द्वारा जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है पेटी कैश बुक का टाइप है? सिंपल पेटी कैश बुक, कॉलमनर पेटी कैश बुक,
ओनली वन, ओनली टू, वन आइदर 1 and 2, बोथ 1 and 2। बताइए दोस्तों पीटी कैश बुक का कौन सा टाइप है? सही जवाब है दोस्तों बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों टाइप है। जिस प्राइस पे दो अनरिलेटेड और नॉन डिस्परेट पार्टीज जो है ट्रांजेक्शन पे एग्री करेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों ऑप्शन कर रहा है कॉस्ट प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, अपॉर्चुनिटी प्राइसिंग, आर्म लेंथ प्राइसिंग। सही जवाब है दोस्तों इसका आर्म लेंथ प्राइसिंग। तो जिस प्राइजेस पे दो अनरिलेटेड और नॉन डिस्परेट पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए एग्री करते हैं उसे आर्म लेंथ प्राइसिंग कहते हैं। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक फर्म गुड्स बेच रही है 50,000 का मेसर्स XYZ लिमिटेड को कैश में। तो इस केस में जब अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा तो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इनसाइड फर्स्ट आउटसाइड। सही जवाब है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश इन्फो दे रखा है 55,000 का, यूजफुल लाइफ प्रोजेक्ट दे रखा है 5 साल का, IRR दे रखा है 15% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11% का, प्रोजेक्ट का NPV क्या होगा? तो दोस्तों NPV निकालना है तो NPV आप निकाल सकते हैं, इसका इट विल बी ऑप्शन नंबर सी 18,676। इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? KYC वेरिफिकेशन सारे SHG मेंबर का रिक्वायरमेंट होगा जब ये सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे। फॉरेन स्टूडेंट को अलाउ किया गया है एक समय में 1 महीने में कि वो प्रूफ ऑफ लोकल एड्रेस फर्निश करेगा। लो रिस्क कस्टमर जो कि KYC डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर रहे हैं उन्हें 3 महीना में सबमिट करना है अकाउंट ओपनिंग में। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि फॉरेन स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन DSCR से पूछा गया है। DSCR क्या होता है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। देखिए टर्म लोन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपया 1 महीने का। मंथली एवरेज इंटरेस्ट दे रखा है टर्म लोन पे वो 5,000 रुपया है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीज़ दे रखा है 30,000 पर एनम। और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,70,000। तो पूछा है कि DSCR कितना होगा? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों DSCR का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है? PAT प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो PAT कितना है दोस्तों? PAT है 2,70,000। डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों? डेप्रिसिएशन है 30,000 रुपया। एनुअल इंटरेस्ट कितना है? तो एनुअल इंटरेस्ट है दोस्तों आपका 60,000। क्योंकि देखिए कैसे आपने एनुअल इंटरेस्ट निकाला है, क्योंकि मंथली एवरेज इंटरेस्ट है 5,000, इसको 12 से गुना कर देंगे तो 60,000 नहीं हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 60,000 एनुअल इंटरेस्ट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? 10। एनुअल इंस्टॉलमेंट है दोस्तों पर मंथ है 1,20,000 होगा। एक जीरो छूट गया है, इसको क्लियर कर लीजिए। एक जीरो यहाँ गलती से छूट गया है। 1,00,000 क्योंकि देखिए 10,000 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है तो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नीचे में 1,80,000 आएगा, ऊपर में 3,60,000 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो DSCR कितना होगा दोस्तों? 2। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, DSCR का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपको स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है 5.7500, फॉरवर्ड पीरियड दे रखा है 120 डेज, नंबर ऑफ डेज इन ईयर का रहा है 360 डेज, फॉरवर्ड पॉइंट दे रखा है 0.02625। तो पूछा है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होगा? दोस्तों यदि आप इस तरह के क्वेश्चन का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए और इस तरह के PDF को आप फ्रीली प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपसे पूछा गया है कि बताओ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे आप इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं? P × R × T/100 होता है ना, बस उसी को यूज करके निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे तो आप आंसर आएगा 1.3696, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पासबुक है वो शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट ₹9,750 का और चेक जो है 750 रुपये का प्रेजेंट किया गया, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो ओवरड्राफ्ट जो है 700 रुपये से बढ़ जाएगा, ओवरड्राफ्ट 750 रुपये से घट जाएगा, कैश बुक ये घट सकता है, बढ़ सकता है 750 रुपये से, और चेक का पेमेंट जो है डिनाइड होगा या नन ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है? तो उसका सही जवाब है, जैसे देखिए ओवरड्राफ्ट का कितना शो कर रहा है पासबुक 9,750 और चेक जो है 750 प्रेजेंट किया गया, ऑब्वियस सी बात है ओवरड्राफ्ट आपका 750 से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्स क्या होते हैं? तो बिल्स नॉमिनल होते हैं, रियल होते हैं, पर्सनल होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। बताइए क्या होता है दोस्तों? तो बिल एक तरह का रियल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों कि डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्स लिमिटेड है 0.5, ठीक है, 0.5:1। तो इनमें से कौन सा इंक्रीज या डिक्रीज होने पे डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज नहीं होगा? मतलब आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन से फैक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे जिसके कारण से डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी आप इक्विटी शेयर और इशू करेंगे। दूसरा है इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज, फिर चौथा है दोस्तों नो चेंज, और पाँचवा है दोस्तों नन ऑफ द अबव।
दोस्तों सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए एज्यूम कीजिए कि 10,000 1 लाख वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर है, इशू किया गया। ये क्या करेगा, आपके इंटरनल फंड को बढ़ा देगा 11 लाख तक, क्योंकि अभी 10 लाख था तो 1 लाख इशू किया, 11 लाख बढ़ा देगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 0.545:1। तो क्योंकि 5 लाख को नोमीटर में लिखेंगे, 11 लाख को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि यदि आप फर्दर इक्विटी शेयर को इशू करेंगे तो ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या करता है, घटा देता है। समझे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर सेकंड देखिए, यदि आपको डेटर से कैश मिला तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। बताइए आपको डेटर से कैश मिला तो जब आपको कैश डेटर से मिलेगा ना, वो क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फंड को अनचेंज रखेगा, क्योंकि ये केवल करंट एसेट के कंपोजिशन को अफेक्ट करेगा। आपको डेटर से कैश मिला तो ये आपका करंट एसेट का जो कंपोजिशन है केवल उसी को अफेक्ट करेगा, इंटरनल फंड या एक्सटर्नल फंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझे बात को, इसीलिए दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो अनचेंज रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इफेक्ट होगा। फिर दोस्तों आपने गुड्स को बेचा कैश बेसिस पे, बताइए अब डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। दोस्तों यदि आपने गुड्स को कैश बेसिस पे बेचा तो तब भी रेशियो वही का वही रहेगा, क्योंकि गुड्स को सेल करना कैश बेसिस पे ये ना ही डेब्ट को इफेक्ट करता है ना ही इक्विटी को इफेक्ट करता है। दोस्तों यदि आपको डिटेल में समझना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है तो हमारा वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। वीडियो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। उसमें दोस्तों मैंने आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो को अच्छे से समझाया है कि कौन सा फैक्टर डेब्ट इक्विटी रेशियो को अफेक्ट करता है, होता क्या है इसका मीनिंग, इसको मैंने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नो चेंज इन डेब्ट इक्विटी रेशियो, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। दोस्तों यदि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे ना तो ये घटेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का डिबेंचर है, उसे आपने रिडीम किया तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो 4 लाख पहुंच जाएगा। अभी 5 लाख का था, आप चूँकि आपने डिबेंचर को रिडीम कर लिया 1 लाख का, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो जाएगा, 4 लाख का हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 0.4:1 हो जाएगा। तो यदि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो ये आपके डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या करेगा, घटा देगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, बताइए DER पे क्या फिर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। तो यदि आप गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करेंगे दोस्तों तो ये भी रेशियो को अनचेंज रखेगा, क्योंकि गुड्स को परचेज करना क्रेडिट पे ना ही डेब्ट को ना ही इक्विटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा क्लासीफाई है इंटेंजिबल एसेट में। ऑप्शन है ट्रेडमार्क, ब्रांड, गुडविल, फिर दोस्तों नेक्स्ट है माइनिंग राइट, नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ए ऑप्शन है 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। बताइए इंटेंजिबल एसेट में किसे आप क्लासीफाई करेंगे, बताइए दोस्तों क्या सही जवाब होगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका तीनों। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर को छोड़ दीजिए आप, ट्रेडमार्क, गुडविल, माइनिंग राइट, ये सभी दोस्तों आपके इंटेंजिबल एसेट के पार्ट्स हैं, केवल कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ऑनर्स का जो प्राइवेट एक्सपेंस होता है इसको जो एलोकेट किया जाएगा उसके बिजनेस को, तो ये वायलेट करता है किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। देखिए हर एक चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सो इफ़ यू वांट PDF काइंडली व्हाट्सएप योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों पूछा जा रहा है कि ऑनर्स का जो प्राइवेट एक्सपेंस होता है उसके बिजनेस का, वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट करता है, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसका सही जवाब है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ऑनर्स का जो प्राइवेट एक्सपेंस होता है इसका जो एलोकेशन होता है दोस्तों ये वायलेट करता है किसे, दिस वायलेट्स द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर जिसको बैंक में यूज किया जाता है उसके पास क्या होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, बाइनरी होता है, नन ऑफ द अबव है। बताइए दोस्तों जिस कंप्यूटर को आप बैंक में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ना डिजिटल है, ना एनालॉग है, ना बाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपका स्टॉक का लॉस होता है किसी चोरी के कारण या फायर के कारण तो इसे क्या माना जाएगा, टोटल लॉस माना जाएगा, नॉर्मल लॉस माना जाएगा, कंटिजेंट लॉस माना जाएगा या एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। दोस्तों इसे माना जाता है हमारा एबनॉर्मल लॉस, ऑप्शन नंबर डी। लॉसेस का भी बहुत सारा टाइप्स होते हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2500 रुपये का सम है जो कि फर्म स्पेंड की, खर्च की ताकि अपने वॉर नॉट पार्ट को रिप्लेस कर सके, तो इसको क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका 2500 रुपये का खर्च हुआ ताकि वॉर नॉट पार्ट को रिप्लेस कर सकें, दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्निक में जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से यूज़ किया जाता है जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं, NPV मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनी ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है NPV मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको यूज़ किया जाएगा जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करेंगे। तो बताइए दोस्तों किस टेक्निक में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ किया जाता है तब जाके आप जो है
इवैल्यूएट कर सके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को, तो सही जवाब है दोस्तों इसका एनपीवी मेथड यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखिए अब एक क्वेश्चन है, किसी फर्म का कैपिटल है 35 लाख में होगा दोस्तों, रिजर्व है 11 लाख, डिवेंचर है 80 लाख, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 6, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा? बताइए दोस्तों कैसे आप DER निकालेंगे? तो DER देखिए सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना हो गया इसमें, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 80 है, टेंजिबल नेटवर्थ कितना है दोस्तों, टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? देखिए 35 कैपिटल है, रिजर्व है 11, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 46, उसमें से आपका जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 6 का उसको माइनस कर लीजिए यानी 40 हो जाएगा इसका टेंजिबल नेटवर्थ। तो आपका DER क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, तो डेब्ट हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि 80 और आपका इक्विटी क्या हो गया जो आपका टेंजिबल नेटवर्थ है जो कि 40 है, तो 80/40 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको शॉर्ट में GAAP कहते हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको पहला ऑप्शन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड GASB। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आइदर 1 और 2, बोथ 1 and 2। सही जवाब है दोस्तों इसका बोथ 1 and 2। सो फ्रेंड्स, इफ यू रिक्वायर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट फॉर JIB, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल हेल्प you in the whatever way possible I have, so that you can cover your entire syllabus within the span of 20 days period and you will achieve the flying color marks in your upcoming CIB examination। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि करंट रेशियो दे रखा है 2:1, क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1, करंट लायबिलिटी है 1,60,000 का, तो इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, सिंपल सी बात है, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इन्होंने दे रखा है 1,60,000 का, तो देखिए तो 1,60,000 का आप क्विक एसेट निकाल सकते हैं ना, तो क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? तो 1,60,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? 2,40,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2,40,000 का क्विक एसेट। और आपका करंट एसेट कितना हो जाएगा? तो 3,20,000 का करंट एसेट हो जाएगा, राइट। तो 3,20,000 का करंट एसेट है और क्विक एसेट है आपका कितना का बताइए? 2,40,000 का। तो आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बेसिकली वैसा एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, क्विक एसेट होता नहीं है, तो दोनों को माइनस कर लीजिए यानी 3,20,000 को में से 2,40,000 को माइनस कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा? 80,000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्विक रेशियो होता क्या है, करंट रेशियो होता क्या है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक? एक्चुअली स्टॉक होगा, स्टॉक गलती से लिखा गया है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, ESOP। तो ऑप्शन ए है कि गाइडलाइन से भी इशू करती है, एम्प्लॉय शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ESOP इज राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉय के लिए, और इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी समय एम्प्लॉय के द्वारा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, कभी भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाकी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ जानकारी दी गई है, आपको कैलकुलेट करना देखिए इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, शुरुआत में इन्वेंट्री कितना है, ठीक है, दे रखा है इन्होंने 18,000 का, एंड में इन्वेंट्री कितना है 22,000 का, नेट परचेज कितना है 46,000 का, वेजेस कितना है 14,000 का, रेवेन्यू कितना है ऑपरेशन से 80,000 का, कैरेज इनवर्ट कितना है 4,000 का। तो इस डाटा से आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? तो इन्वेंट्री इन बिगनिंग प्लस नेट परचेज, देखिए मैं आपको फॉर्मूला शो करता हूँ, लेट मी शो यू द फॉर्मूला। देखिए इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस इन्वेंट्री एट द एंड। तो 18,000 प्लस 46,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 माइनस 22,000, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 60,000 रुपया। सिंपल सी बात है, आप बिगनिंग में इन्वेंट्री ले लीजिए, उसके बाद नेट परचेज ले लीजिए, उसके बाद वेजेस ले लीजिए, कैरेज इनवर्ट ले लीजिए, उसमें से इन्वेंट्री एट द एंड को माइनस कर लीजिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा, यानी कि 60,000 का आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। दोस्तों एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री शुरू में कितना था, इन्वेंट्री बाद में कितना है, और उसको 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 18,000 प्लस 22,000 अपॉन 2 यानी 20,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपने समय दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नोमीटर में लिख दीजिए और एवरेज इन्वेंट्री को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 60,000 को नोमीटर में, 20,000 को डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। दोस्तों पूछा जा रहा है कि माइनर के केस में जो एक्सेप्टेबल KYC डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट? नेचुरल गार्जियन, लीगल गार्जियन, माइनर खुद होता है और गार्जियन जो कि अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों माइनर के केस में जो है एक्सेप्टेबल KYC डॉक्यूमेंट होता है जो गार्जियन जो अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KYC रिक्वायरमेंट कम से कम KYC जो है कितने साल में किया जाए हर एक हाई रिस्क कस्टमर के लिए अपडेट किया जाए? तो दोस्तों सही जवाब है इसका 2 साल में, हाई रिस्क में 2 साल है दोस्तों।
फिर पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट सर्टेन थिंग नीड टू बी कंसिडर विच इज़ नॉट ट्रू। यदि आप किसी अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है, यदि जॉइंट अकाउंट रहे तो एक अकाउंट होल्डर जो है रिक्वेस्ट लेटर को साइन कर सकता है अकाउंट के क्लोजर के लिए। अकाउंट होल्डर सरेंडर करेगा न्यूज चेक को और पासबुक को। क्लोजिंग के बाद यदि पासबुक कस्टमर को रिक्वायर किया जा रही है तो वो रिटर्न कर सकता है, मार्किंग कर सकता है अकाउंट क्लोज, और सारा का सारा सही है। दोस्तों बताइए क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जॉइंट अकाउंट के केस में एक अकाउंट होल्डर जो है रिक्वेस्ट लेटर को साइन करेगा अकाउंट के क्लोजर के लिए। DEF स्कीम में अमाउंट जो है अनक्लेम रह जाएगा मोर देन कितने साल के लिए, उसे क्रेडिट किया जाएगा इस फंड में विद इन पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। दोस्तों DEF स्कीम में याद रखिएगा कि यदि कोई अमाउंट अनक्लेम है, ठीक है, 10 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा इस फंड में विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के अंदर क्रेडिट किया जाएगा एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी किसी बिल को एक पार्टी ड्रॉ करती है दूसरे पार्टी पे, तो इनमें से कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। सही जवाब है दोस्तों इसका डेटर अकाउंट। तो जब भी किसी बिल को ड्रॉ किया जाएगा एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी पे, तो उसका डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 2 लेक्चर। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।